नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज जो है हम देखने वाले हैं उपन्यास जो खत्म हो गए हैं। अब हम निबंध में देखने वाले हैं। जो निबंध में महत्वपूर्ण कथन है वह हम परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से देखेंगे। हमारी जो है हिंदी का एग्ज़ाम 8 जनवरी को है, याद रखिए 8 जनवरी को हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है। देखा जाए तो केवल हमारे पास 15 दिन का समय बचा हुआ है और उस 15 दिन में हमें पढ़ाई करनी है। वैसे पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जा सकती है। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक बात हम बताना चाहते हैं, यह सब कुछ मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो दिल्ली दरबार दर्पण यह 1877 में प्रकाशित निबंध है। किसका है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 28 अप्रैल 1976 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। यानी कब? 28 अप्रैल 1976 महारानी जो विक्टोरिया है वह भारत की राज्यगी, यानी कहा जाए तो वह उसके हाथ में अधिकार गया। भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 के प्रथम दिल्ली दरबार, यानी 1877 में जब प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्ट की गई है, यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया है। यानी दिल्ली दरबार दर्पण यह उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो यह समाचार शैली में लिखा हुआ है, याद रखिए। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। यानी राजभक्ति और देशभक्ति एक साथ दिखने को मिलती है। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यानी दरबार का महोत्सव कब हुआ दिल्ली में? तो 1 जनवरी को हुआ। नेशनल एंथेम गॉड सेव दी क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। महारानी ने एक नया कर नियत किया, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये महारानी ने नया कर जो है नियत किया, उसका नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये उसका नाम था। अभी इसके हम जो है प्रमुख उदाहरण देखेंगे। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी डंडा और सोने का तमगा मिला। यानी यह जो निबंध है, यह निबंध हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़े हुए हैं और हम शॉर्ट में आप देख रहे हैं। मैं श्रीमती महारानी की तरफ यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ये वायसराय राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए कहते हैं, क्या? मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी देने का यादगार रहेगा। ये वायसराय जो उस राजाओं का सम्मान करने के लिए झंडा और तमगा दे रहे हैं, देते समय कहते हैं। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। आगे देखते हैं। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। यानी हिंदुस्तान के इतिहास में जो है दिल्ली दरबार दर्पण जो है वह हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील दूर, यानी नगर से कितनी मील दूर? 5 मील दूर, 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था। वायसराय का चबूतरा किसका था? षटकोण था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की तरह जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। कितने? 63, जिसके नाम नीचे दिए गए हैं। उनमें कौन कौन महाराजाओं के नाम थे वह पढ़ेंगे। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चकखारी, दतिया, ग्वालियर,
इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़ीसा, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झलावर, राणा धौलपुर, राजा बिसालपुर, बमरा, बिरोदा, चंपा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरोद, कुछ बिहार, मंडी, नाभा, नाहक, राजीपाल। यह जो है उन राजाओं के नाम थे। उसके बाद भी नाम और कुछ हैं। रतलाम, समथल, सुकेत, टिहरी, रावा, जिकनी, टोरी, नवाबटोक, पड़ौती, मलेरकोटला, लोहारू, जूनागढ़, जोरा, जुनाना, बहालपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निज़ाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साई भावनगर, मुरबी पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खेड़पुर, महत, कादका, नंदगांव और जाम नवानगर। यह जो है 63 राजाओं के नाम थे। अभी हम यहाँ अगला कथन देखते हैं। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया, यानी हिंदुस्तान के उत्तम शासन करने के लिए वह बनाया गया, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। सन 1858 ईस्वी में 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ये वाइसराय का संबोधन करते हुए ये कहते हैं, हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। ये वायसराय का संबोधन ही है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में कितने देश हैं, यानी इस पृथ्वी पर महारानी के अधिकार के अंतर्गत चलने वाले कितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के शासन श्रीमती किसी दूसरे पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। ये भी वायसराय का संबोधन है। आगे देखते हैं। वे राजसी घरानों की श्रेणियाँ जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, यानी राजश्री घरानों का जो राजश्री घरानों की श्रेणियां हैं जिनका अधिकार बदलने के लिए और देश की उन्नति करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार का राज जो है यहाँ पर जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा, यानी जो राजा महाराजा थे उनमें मेल नहीं था, आपस में वह झगड़ते थे, लड़ते थे, उनमें एकता नहीं थी और अधेर मचा रहा। निबल लोग बलि होने के शिकार थे, यानी जिसके पास बल नहीं है, निबल है और निर्बल है, वह लोग जो है बलि हो रहे थे और बलवान अपने मत के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतर झपड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया। यानी कौन सा घराना मिट्टी में मिल गया? जो तैमूर लंग का जो घराना था वह मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी।
राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, यानी राजेश्वरी का अधिकार लेने से जो अभिप्राय जो है वह विक्टोरिया रानी का क्या है, किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का, यानी रक्षा करने का और अच्छा सही रास्ता दिखाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, यानी आजकल ऐसी राजनीति के कारण, यानी राजनीति के कारण कैसी, जो हमारे यानी राजेश्वरी का जो शासन है, उस राजनीति के कारण जिससे सब जाति धर्म सब ये जो है समान रक्षा होती है। श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, और रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। आगे का कथन है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यानी वो कहा जाए तो जिसकी भलाई है, वह जो भलाई करना चाहता है, भलाई के लिए कष्ट करना चाहता है, उसको वह मार्ग मिल सकता है। ये हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भीड़ कर सब अवसरों पर किए, और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे। उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। कौन? ये महारानी विक्टोरिया। मैं श्रीमती मतलब महारानी विक्टोरिया, मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ, और इस बड़े अवसर पर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमती प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। अगला कथन पढ़ते हैं। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है, और यही उनके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम दिशा का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति का या मत के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम करने के योग्य है। यानी आपके अंदर क्या योग्यता है क्या नहीं, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जैसे भी हों इस देश का प्रबंध करने के लिए आप योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ खड़े हो और अंग्रेजों के योग्यता के अनुसार हो देश की ये करने के लिए, उद्धार करने के लिए। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति के हो या धर्म के हो, यह निश्चय नहीं करता, यानी आपकी जाति धर्म कौन सा ही हो, यह कुछ निश्चय नहीं करता। इस देश के प्रबंधन में, यानी इस देश का प्रबंध करने में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति आप काम करने के योग्य हो, और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है।
आगे पढ़ते हैं। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल लोगों की आवश्यकता नहीं है। यानी इन बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। यानी केवल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उनके अंतर्गत सामाजिक आचरण और सामाजिक की योग्यता भी होनी चाहिए। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके और इस रीति से उन पदों के योग्य हो जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति धर्म अपक्षता, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हम विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति विस्तार के साथ पढ़ा हुआ है। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अमन पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यानी किसी ने उपद्रव किया, किसी ने यदि इस राज्य के यानी इस हिंदुस्तान के अमन के लिए, इस हिंदुस्तान में शांति फैलाने के लिए, सुख शांति फैलाने के लिए किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी, यानी कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है, यदि शंका भी हुई तो भी राजेश्वरी जो है उसकी रक्षा करेगी। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे देश और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार दर्पण यह निबंध के जो महत्वपूर्ण कथन थे वहाँ देखिए। अब हम भारतेंदु का दूसरा निबंध है, वह है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध हम देखेंगे। यह निबंध कब प्रकाशित हुआ तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध 3 दिसंबर 1884 में यह निबंध प्रकाशित हुआ, याद रखिए। अभी इस उपन्यास में विषय वस्तु क्या है, कथन क्या है वह देखेंगे। बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण, यानी भारतेंदु ने यह भाषण कहाँ दिया गया था, एक दलिया नामक स्थान पर दादरी के मेले में, यानी दलिया में, यानी दलिया नामक एक स्थान है, गांव है, शहर है, वहाँ के दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में, यानी आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण है। यहाँ हरिश्चंद्र चंद्रिका में, यानी यह निबंध कब प्रकाशित हुआ था, हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध कब प्रकाशित हुआ था तो 3 दिसंबर 1884 को, किस पत्रिका में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। यानी इस निबंध में क्या क्या किया है भारतेंदु ने, तो भारतीय अतीत यानी भारत का ऐतिहासिककालीन जो गौरव था और वर्तमान की जो पीड़ा है, समस्या है और भविष्य के स्वप्नों को रेखांकित किया है। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वहित के प्रश्नों को भी उठाते हैं। भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनाशील होने का कहा है। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों ने, उन्होंने क्या मतलब, भारतेंदु ने विभिन्न जातियों और धर्मों, हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की, यानी धर्म में जो भी बुराइयां है उस बुराइयों को हटाने की बात, त्यागने की बात की है। अंततोगत्वा भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दिया है।
बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा उसके मुंशियों को टोडरमल अबुल फजल के समान माना गया है, बताया है। यानी याद रखिए, बलिया के कलेक्टर कौन है? तो बलिया के कलेक्टर का नाम है रॉबर्ट और अकबर तथा मुंशियों को टोडरमल। यानी बलिया के कलेक्टर कौन है? रॉबर्ट है। रॉबर्ट को अकबर कहा गया है, याद रखिए, रॉबर्ट को क्या कहा गया है? अकबर। और मुंशियों को टोडरमल कहा गया है, यानी मुंशियों को टोडरमल कहा गया है और रॉबर्ट को अकबर कहा गया है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। हिंदुस्तानी राज्य महाराजे हकीम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया। यानी भारतीयों में जो भारत की जो जनता है, उन जनता में जो आलस्य व्याप्त है, उस आलस्य को ही भारतेंदु ने उनके दुर्गति का, उनके असफल होने का कारण बताया है। और वह आलस्य की बात करते हुए भारतेंदु यहाँ पर एक मलुकदास का दोहा है, वह भी लिखते हैं। कौनसा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण भरने की कथा का उल्लेख। यानी जो पृथ्वीराज द्वारा जो शब्द भेदी बाण था, वह बाण, उस शब्द भेदी बाणों का भी वर्णन है। प्रचलित कथा से तरह यहाँ शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन है। यानी शहाबुद्दीन के जो भाई है गयासुद्दीन, उनको भी बाण मारने का वर्णन यहाँ पर है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख। यानी मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख भी इस निबंध में है। इन्हीं लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया है। यानी किसको? भारतेंदु ने इस निबंध में जो हसन की मसनवी शैली थी या इंदर सभा का उल्लेख है, इसको लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य भारतेंदु ने कहा गया है। अब इस निबंध के हम महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। यानी वो भाषण दे रहे हैं। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। यानी रॉबर्ट साहब जैसा बहादुर कलेक्टर साहब हो, उस स्थान पर इतना समाज, इतने लोग एक हो ही सकते हैं। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अब्दुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है। यानी याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को, यानी जिस देश में काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, उसी में ही अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है। यानी रॉबर्ट साहब कौन है? अकबर है। मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। यानी कौन? मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल, यह कौन है? अबुल फजल और टोडरमल है, याद रखिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। ये रेल की गाड़ी पहले कथन पढ़ते हैं और बाद में बताते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यदि भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इससे इतना कह दीजिए, क्या का चुपी शादी रहा बलवाना। यानी ये इस प्रकार का कथन जो है, वहाँ एक अंजो दीदी नाटक है। अंजो दीदी नाटक में भी इस प्रकार का एक कथन है जो अंजो दीदी नाटक में है, याद रखिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग, यानी हमारे हिंदुस्तानी लोग किस प्रकार है? रेल की गाड़ी की तरह है। रेल में किस प्रकार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर कोच, एसी कोच रहता है, उसी प्रकार हाँ, बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। यानी बिना इंजन के रेलगाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार भारतीय लोगों को भी कोई चलाने वाला होना चाहिए। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते।
इससे इतना कह दीजिए, का चुपी सादी रहा बलवाना, यानी तुम इतने बलवान हो फिर भी तुम कितने शांत और चुप क्यों हो, ऐसा ही पढ़ो। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम, यानी वह गए हम ऐसी दशा है। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, यानी उन्नति करने की घुड़दौड़ है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमें पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी न आगे न बढ़ जाएगा, यानी जो पीछे रह गया उन्नति के मार्ग से वह पीछे ही रह जाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, यानी भगवान ईश्वर क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म मिलना ही कठिन है, दुर्लभ है। सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, यानी मनुष्य जन्म मिलना ही मुश्किल काम है, दुर्लभ है। तो उसमें मनुष्य जन्म यदि मिलता है तो उस मनुष्य जन्म पे गुरु की कृपा और ईश्वर की अनुकूलता, इतना आसान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्मा हत्यारा कहना चाहिए। यानी सब कुछ साधनों के होने के अनुसार सब कुछ साधन है, सब कुछ साहित्य, सब कुछ सामग्री है, फिर भी वह आपकी खुद की उन्नति नहीं करता तो वह हत्यारा कहना चाहिए, आत्मा हत्यारा। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान, यानी अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान है उन्नति करने के लिए, शिक्षा है, साहित्य है, औद्योगिक सब कुछ है, लेकिन वह उन्नति नहीं करता इंसान। अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सांस के अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंगमहल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। यानी किसी बहू है और वह बहू का जो पति जो है वह किसी दूर देश में रहता है या किसी दूर रहता है और वह उसको मिलने के लिए आता है रंगमहल में, उनके कमरे में, और वह बहू जो है, वह स्त्री जो है लाज के कारण या लज्जा के कारण उसका मुंह भी न देखे तो उसके जैसा अभाग्य ही है, यानी उसका भाग्य कुछ भी नहीं है, ऐसा भारतेंदु कहते हैं। वो हमारे भारत की जनता की भी स्थिति उस नई नवेली दुल्हन की तरह ही है। हमारे पास सब कुछ साहित्य है, शिक्षा है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हम उसके उन्नति करने के लिए वह हम आत्मसात नहीं करते। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा, यानी फिर उसका जो है नायक जो है परदेश चला जाएगा। वैसा ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, कांट के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रह जाएंगे। यानी अंग्रेज़ों के राज्य में हमें उन्नति करने के लिए सब कुछ साधन है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे, वह भी एक दिन चले जाएंगे। हम कौन है? कुएं के मेंढक है, कांट के उल्लू है, पिंजड़े के गंगाराम है ही रहे तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। वहाँ के लोग को गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं, यानी जो कहाँ के इंग्लैंड के या अंग्रेजी लोग या ऐसे गप करते समय या बातें करते समय भी देश के प्रबंध की बातें करते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, यानी एक क्षण भी वह व्यर्थ नहीं गवाते। असल पर मलुकदास ने दोहाई बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये दोहा दिया जाएगा और किस निबंध में है बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो यह भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है में याद रखिए। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती कुल की बहू
फटे कपड़ों में अपने अंग को छुपाई जाती है। यानी किसी ने सच कहा है, जो दरिद्र कुटुंब है, जो गरीब है, मध्य वर्ग है, केवल वह रोटी रोजी ही कमा पाता है, काफ़ी मुश्किल से उसके पास पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े नहीं होते, लेकिन उस कुटुंब की, उस परिवार की जो बहू है, स्त्री है, फटे फूटे कपड़ों में भी आप खुद की इज्जत, खुद का अंग जो है छिपाए रहती है। वही दशा हिंदुस्तान की, यानी वही दशा हिंदुस्तान की मतलब जो भी पर्याप्त मात्रा में जो भी साधन है, जो भी उन्नति है, उसी में वह खुद को ढाल लेते हैं और उसी से बाहर नहीं निकल पाते। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई उपाय भी बतलावेंगे कि देश का उपाय या और बड़ी बड़े, यानी भाइयों जो महाराजा, राजा महाराजा है, उसका मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, या कथा में कोई पंडित जो है वह देश कोई उपाय नहीं बताएगा कि देश का रुपया बुद्धि बढ़े, यानी देश का बुद्धि बढ़े मतलब देश के लोगों की बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, यानी तुम आप सब जनता मिलकर ही कमर कसो, कष्ट करो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली उस मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकारोगे, यानी तुम खुद को मूर्ख बोधे डरपोक गधे जैसे पुकारोगे। दौड़ो, इस घोड़ दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, यानी दौड़ो, तुम निकलो इस उन्नति के मार्ग में, जो भी निकलता है तुम उसके साथ निकलो। तुम यदि पीछे रह जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना कहीं नहीं रह सकेगा, तुम असफल ही रह जाओगे। ये भारतेंदु इस निबंध में कहते हैं। आपकी चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, यानी इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में उन्नति का इतना सामान है, यानी उन्नति का मेन सामान क्या है? शिक्षा है, ज्ञान है, विज्ञान है, यह सब कुछ है। इसकी शिक्षा पाकर भी तुम लोग इतना सामान पाकर, यानी यह सब कुछ पाकर भी तुम लोग अपने आप को नहीं सुधारोगे तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, यानी वह सुधारना भी किस प्रकार होना चाहिए? सर्वांगीण विकास हो, सभी तरह से उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, यानी उन्नति कहाँ पे हो? धर्म में हो। एक मिनट, उन्नति कहाँ पर होनी चाहिए? धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ पर के कंटक हो, यानी तुम्हारी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधा है, जो भी विपत्ति है, उन बातों को तुम छोड़ो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रुस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, यानी फिर तुम उस उन्नति के मार्ग में निकलते हो तो जो भी बाधा है उसको तुम छोड़ डालो और उन्नति के मार्ग में चलो। चाहे तुम्हें लोग कुछ भी नाम रखे, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो, यानी अन्य लोगों की बात मत सुनो। तुम तुम्हारे बौद्धिक बल पर आगे बढ़ते चलो उन्नति के मार्ग पर उन्नति करने के लिए। अपमान पुरस्करते मान कृत्वा तु पुष्टतः सो कार्य साधते धीमान कार्य तसो ही मूर्खतः, यानी अपमान जो है, तुम अपमान को पुरस्कार समझो और आगे चलो। जो लोग अपने को देश हितैषी, यानी जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो, वह अपने सुख को होम करके, यानी देश के हितैषी खुद को मानते हो तो वो तुम अपने सुख को होम करो, यानी सुख को त्याग दो। अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, यानी तुम उठो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, देखा देखी सब कुछ हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, यानी तुम्हारे अंदर जो खराबी है, असफल होने के जो कारण है, उसको तुम ढूंढो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहे कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचारी करने आवे तो जिस क्रोध से उनको पकड़कर
उसको पकड़कर मारोगे। यानी कोई अन्य पुरुष जो है हमारे घर में यदि व्यभिचार करने के लिए आता है, कोई गलत कृत्य करने के लिए आता है, जिस क्रोध से हम उसको मारते हैं, पकड़कर मारते हैं, कहाँ तक मारते हैं, जहाँ तक हमारे में शक्ति है वहाँ तक शक्ति होगी उसका सत्यानाश करेंगे। उसी तरह यानी उस व्यभिचारी को मारने के लिए हम जितना भी हमारे अंदर बल है वह सब कुछ बल लगाते हैं और उसको मार देते हैं या उसको भगा देते हैं। उसी तरह जो भी हमारे उन्नति के पथ में समस्या है, कांटा है, उसको तुम निकालो। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ में कांटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न हो जाए, जात से बाहर न निकले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न किए जाएंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यानी सभी उन्नतियों का मूल क्या मानते हैं भारतेंदु? तो धर्म मानते हैं। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। यानी सब उन्नतियों का मूल कहाँ है? धर्म है। तो सबसे प्रथम किसकी उन्नति होनी चाहिए? धर्म की उन्नति होनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। यानी अंग्रेजों की जो धर्म नीति है, राजनीति है, वो परस्पर एक दूसरे से मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति होती है? यानी क्यों दिन दिन अंग्रेजों की उन्नति क्यों होती है? क्योंकि उनकी धर्म नीति और राजनीति जो है वह मिली है परस्पर। बहुत सी बातें जो समाज विरोधी मानी जाती है, यानी बहुत सी बातें ऐसे हैं जो समाज विरोधी मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। यानी जो धर्मशास्त्रों में जिन बातों का विधान है वह मत चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। यानी जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल यूरिय आयुष्य सब मत घबराए। यानी बालपन में विवाह मत करो। आप उनके माँ बाप है या उनके शत्रु है, यूरिय उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। यानी यूरिया जो है उनके शरीर में परिपक्व होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काट में डालिए। यानी पैर काट में डालिए का मतलब उनका विवाह कीजिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह को दूर कीजिए। यानी कुलीन प्रथा जो है, बहु विवाह जो है वह दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। यानी भारतेंदु ने इस निबंध के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया है। उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। यानी उपकार के बदले बुराई होती है, इस चाल से मत पढ़ाइए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे। यानी स्त्रियों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए? वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। यानी लड़कों को जो है सहज में शिक्षा दे। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दे। यानी जो भी वैष्णव भक्त, शाक्त भक्त, जो आपस का जो मतभेद है वह छोड़ दीजिए। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। यानी जो हिंदू, जैन, मुसलमान जो ऐसी अनेकता जो फैली है वह सब कुछ एक हो जाइए, एकता में मिलिए, आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। यानी जाति में कोई ऊंचा हो नीचा हो, सबका आदर कीजिए, सबको समभाव से देखिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। यानी जो पहले से छोटे जाति के लोग हैं उनका तिरस्कार करके या उनको अपमानित करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है। यानी यहाँ पर क्या बताते हैं? जो मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। यानी हिंदुस्तान लोग जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं जब विभाजन के समय, और आने के बाद वह यहाँ के लोगों को नीचा समझते हैं, वह नीचा समझना छोड़ दे। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करे। यानी जिस प्रकार वह खुद के भाइयों से बर्ताव करते उसी प्रकार वह हिंदुओं से बर्ताव करे, चाल चलन करे। जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली न करे। यानी बात जो है जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली मत करे। भाई हिंदुओं तुम भी मत मंतारण का आग्रह छोड़ो। यानी भारतेंदु कहती कि हिंदुओं को तुम भी जो भी मतांतर है तुम्हारे अंदर वह उनका आग्रह छोड़ो।
आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो, यानी आपस में प्रेम बढ़ाओ, एकता के साथ चलो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। यानी भारतीय लोग क्या करते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह केवल हिंदू है, अन्य कोई नहीं है। हाय हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने नीच के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि आपके नीच के काम की वस्तु को भी तुम बना नहीं सकते। भाइयों, आप तो नींद से जागो, यानी आप तो तुम नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यानी देश की उन्नति कैसे करो? जिसमें तुम्हारी भलाई हो, जनता की भलाई हो, ऐसी उन्नति करो। वैसी ही किताब भी पढ़ो, यानी वैसे ही किताबें पढ़ो। तुम्हारी उन्नति जिस ज्ञान से हो, उस ज्ञान की किताबें पढ़ो। वैसे ही खेल खेलो, वैसा ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। यानी जो परदेशी वस्तु है, परदेशी भाषा है, उसका भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, यानी अपने देश में उन्नति करो, अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पर जो है दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इन दो निबंधों के हमने महत्वपूर्ण बातें देखी है। और तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, टिप्पणी भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, यही हमारा मूल्य है। और जो अन्य लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए। बाद में बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपका चैनल हमें पहले मिला ही नहीं है, तो यह सभी तरफ पहुंचाइए। जो भी आपके साथी नेट, जेआरएफ, सेट परीक्षा, पीएचडी, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका अध्ययन करते हैं, उन तक यह चैनल पहुंचाइए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।